Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shaukat Ali, your biology teacher. Due to our situation of COVID-19, we are trying to deliver you something and keep you in touch with your subjects. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है सेल एंड टिश्यू। सेल क्या है और टिश्यू क्या है, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बाद में हम आते हैं टुवर्ड द इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले है हमारे पास सेल है द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारी सेल से बनी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स है या एनिमल्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो सारी सेल से बनी होती है। उनका जो स्ट्रक्चर है और उनका जो फंक्शन है वो दोनों उनको सील देती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ मैंने थोड़ा सा स्केच ड्रा किया हुआ है कि प्लांट्स है या एनिमल्स है। तो प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस और एनिमल में होता है मूवमेंट। अब यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स के अंदर एक सेल है जिसका नाम है मेसोफिल सेल और यहाँ पे एनिमल के अंदर एक सेल है जिसका नाम है मसल सेल। तो इसी तरह हम अगर प्लांट्स को ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक देते हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस जस्ट बिकॉज ऑफ मेसोफिल सेल की वजह से है। ये सेल इसको ये कैरेक्टर देता है और ये जो मसल सेल है ये एनिमल को ये कैरेक्टर देता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो दोनों किस वजह से है, वो दोनों सेल की वजह से है। अब आते हैं तो वर्ड्स टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज द कम्बिनेशन ऑफ सेल व्हेन मेनी सेल कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू को हम सिर्फ और सिर्फ पा सकते हैं इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली एंड ओनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू नहीं होती, क्योंकि वो एक सिंगल सेल होता है, वो एक इंडिविजुअली मतलब वो एक इन्वायरमेंट में रह सकता है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस तरह नहीं होती। उनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। तो इसी की वजह से सेल कंबाइन होती है, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, फिर सिस्टम बनता है और फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। इसके बाद हम जो सेल स्टडी करना चाहते हैं या टिश्यू स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है और वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या बाई विच वी कैन सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकती। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, सेल है या टिश्यू है, तो हम उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर हम कोई स्टडी करना चाहते हैं तो दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। स्टडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। फॉर एग्जांपल मैं किसी सेल को देखना चाहता हूँ, मैंने माइक्रोस्कोप लिया हुआ है, उसके थ्रू मैं देखता हूँ कि सेल का साइज़ कितना है या सेल का शेप किस तरह है। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। जब भी हम माइक्रोस्कोपी कराते हैं तो माइक्रोस्कोपी में हमारे पास टू टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक है मैग्नीफिकेशन, दूसरा है रिजोल्यूशन। अब मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? बेसिकली मैग्नीफिकेशन इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू इनलार्ज इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो किसी चीज़ को मतलब बढ़ा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेल है जिसका नॉर्मल साइज़ है 1 नैनोमीटर। हम ओरिजिनल 1 नैनोमीटर को हम नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, अब हमने माइक्रोस्कोप यूज़ किया तो माइक्रोस्कोप ने इसका जो रियल इमेज है उसको बढ़ा दिया, 10 तक पहुंचा दिया या 100 तक पहुंचा दिया, फिर हम वो देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। अब ये मैग्नीफिकेशन इसको इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स, हम इसको एक्स के थ्रू डिनोट कर लेते हैं। अगर किसी लेंस के ऊपर लिखा हुआ है कि 15x है या 10x है या 100x है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसी माइक्रोस्कोप या इसी लेंस का मैग्नीफिकेशन पावर इतना है। इसके बाद है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू सेपरेट टू ऑब्जेक्ट्स विच लाइज इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी। दो ऑब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा करीब एक दूसरे के साथ मतलब लगे हुए हैं या एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं। अब इनके बीच में फासला है लेकिन बहुत ज़्यादा कम फासला है, वो फासला हमें नज़र नहीं आता। तो अब माइक्रोस्कोप हमें ये बताती है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बीच में इतना फासला है। फॉर एग्जांपल दीज आर टू सेल्स, इनके बीच में जो फासला है वो बहुत ज़्यादा कम है। हमें खुली आंखों से पता नहीं चलता कि इनके बीच में फासला है या नहीं है, अगर है तो कितना है। तो माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी जो हमें सेपरेट दिखा रही है कि ये एक चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है, इनके बीच में इतना फासला है। दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। अब ये रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन ये दोनों टर्मिनोलॉजी इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं माइक्रोस्कोप में। और जब भी हम माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम रिजोल्यूशन की तरफ आते हैं। रिजोल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल काम होता है माइक्रोस्कोप के लिए और मैग्नीफिकेशन जो है थोड़ा सा ईजी होता है। अब इसके बाद माइक्रोस्कोप किस तरह इन्वेंट किया गया, किसने सबसे पहले स्टार्ट लिया, किसने ये सोचा? तो
1955 में सबसे पहले जॉनसन ने किया है, माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया हुआ है इसने बहुत ज़्यादा सिंपल माइक्रोस्कोप बना लिया था। एक सिंपल सा ग्लास था जिसका मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा कम था, 3 to 9x था। मतलब ये किसी चीज़ को इतने टाइम तक बढ़ा सकता था, 3 टाइम्स तक या 9 टाइम तक। इसके बाद लेवनहुक ने एक पावरफुल माइक्रोस्कोप बना लिया जिसका मैग्नीफिकेशन पावर था 250x। मतलब ये किसी चीज़ को इतनी टाइम तक बढ़ा सकता था। अब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हुआ है साइंटिस्ट के लिए। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल था सेल की स्टडी करने के लिए। फिर हम आते हैं टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बेसिकली 2 टाइप्स है, एक है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये हम नॉर्मल यूज़ कर लेते हैं हमारी लेबॉर्ट्री में या हमारे स्कूल में, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो महंगा भी है और बहुत ज़्यादा रेयर भी है। लाइट माइक्रोस्कोप के लिए लाइट की ज़रूरत होती है इसकी मैग्नीफिकेशन के लिए और इसकी रिजोल्यूशन के लिए। अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लाइट है। मतलब ये लाइट में काम कर सकता है और अंधेरे में नहीं कर सकते। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक स्लाइड के ऊपर हमने सील रखा हुआ है, तो सबसे पहले लाइट यहाँ पे लग जाता है और इसी लाइट के ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो ये ऊपर 2 लेंसेज से पास होता है, और वो 2 लेंसेज से जब वो लाइट पास होता है तो ऊपर हमें वो नज़र आता है कि सील है या टिश्यू है, जो भी चीज़ है। तो लाइट पासिस थ्रू द सैंपल का मतलब हमारे पास है सेल या टिश्यू, जो भी चीज़ हम देखना चाहते हैं, एंड देन पासिस थ्रू 2 लेंसेज। और फिर ऊपर एक लेंस जहाँ पे माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट के साथ लगा होता है और एक आईपीस में लगा होता है, ठीक है। तो ये 2 लेंसों से इन दोनों लेंसों से ये पास होता है, और जब ये पास होता है तो हमें देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। इसका मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो 1500x है। मतलब ये 1500 टाइम्स तक ये किसी चीज़ को बढ़ा सकता है, और रिजोल्यूशन पावर जो है ये अप टू 1 माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर का मतलब है जब हम किसी मिलीमीटर को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो जो साइज़ हमारे पास आएगा वो है माइक्रोमीटर। अब ये अगर 2 चीज़ों के बीच में फासला कम हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं, इनके बीच में फासला 1 नैनोमीटर है, तो ये माइक्रोस्कोप हमें बता सकेगा या हमें दिखा सकेगा कि फासला इतना है, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा करीब पड़े हुए हैं और फासला 1 नैनोमीटर से कम है, तो फिर इसको भी पता नहीं चलता कि ये एक चीज़ है या 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका रिजोल्यूशन पावर इतना है, मतलब ये इतनी फासले को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन इससे कम फासले को ये डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। फिर इसके बाद आता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल सकता है, ये इसके लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉन या किसी ऑब्जेक्ट से पास होती है या रिफ्लेक्ट होती है, और जब वो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं या रिफ्लेक्ट होते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है वो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे उसका इमेज बन जाता है, फिर हम स्टडी कर सकते हैं चाहे वो इंटरनल स्ट्रक्चर है या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। इसका रिजोल्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा है, 1 नैनोमीटर है। ऊपर जो था वो 1 माइक्रोमीटर था, ये 1 नैनोमीटर है। 1 माइक्रोमीटर मीन्स 1 माइक्रोमीटर का मतलब ये है कि अगर हमने किसी मिलीमीटर को 1000 पे डिवाइड कर लिया तो ये माइक्रोमीटर बन गया, लेकिन अगर हम किसी माइक्रोमीटर को 1000 पे डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या है, फिर वो नैनोमीटर आता है। 1 नैनोमीटर का मतलब है 1 माइक्रोमीटर डिवाइड बाई 1000। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप है, इसको हम भी बहुत ज़्यादा स्टडी के लिए यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, इसको स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ये वाला माइक्रोस्कोप यूज़ कर लेते हैं, और इसका मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो 2,50,000 तक है। और यहाँ पे मैंने x लिखा हुआ है, इसका मतलब है मैग्नीफिकेशन पावर, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया। इसके बाद है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको SEM और इसको TEM सिंपल भी कह सकते हैं आप। SEM जो है इसको हम सर्विस के लिए यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी सील का सर्विस देखना चाहते हैं, इसका साइज़ या इसका शेप देखना चाहते हैं, तो हम ये वाला माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम सील के अंदर जो ऑर्गेनेली है या उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन साइज़ शेप ये मालूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ये वाला माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। दिस इज़ यूज टू स्टडी द सर्फिस ऑफ अ सील। किस सील की सर्विस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरह हम सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले हम किसी फॉर एग्जाम्पल ये एक सील है, हम इसको मेटल से कवर करेंगे, कोट करेंगे इसको, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसी मेटल से रिफ्लेक्ट होते हैं। जब वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो उसी सेल का जो इमेज है या पिक्चर है वो ऊपर स्क्रीन पे बन जाता है, और ऊपर से हम देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है या इसका शेप क्या है। तो इस
माइक्रोस्कोप के लिए हम खासकर सरफेस के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, और ये हमें बाहर का पता चल देती है कि सेल का साइज़ क्या है या सेल का शेप किस तरह होता है। तो ये दोनों माइक्रोस्कोप ये साइटोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। साइटोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ सेल, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप है। थैंक यू सो मच।